हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शोध प्राकल्पना एवं निराकरणीय प्राकल्पना। ठीक है, इसको हम रिसर्च और नल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या है और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे इस संबंध में। और जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे ये अनुरोध है, ये आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ के आप अपने प्रवक्ता, सहायक आचार्य, यूजीसी नेट, टेट, यूपी टेट, सी टेट या फिर कह सकते हैं बीएड एमएड के जो छात्र हैं जिनको एग्ज़ाम देना है, वो भी इससे जुड़ के अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो भी नोट्स होते हैं वो प्रॉपर वे में होते हैं, जिनको आप लोग तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसका रिवीजन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी पर्याप्त सामग्री हमारे वीडियोस में उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, चलिए मित्रों, पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शोध प्राकल्पना क्या है, ये जान लेते हैं पहले कि शोध प्राकल्पना है क्या। ठीक है, तो शोध प्राकल्पना से तात्पर्य वैसी प्राकल्पना से है। प्राकल्पना का मतलब क्या होता है, पूर्व में की गई कल्पना। जब कोई रिसर्च करना होता है किसी शोधकर्ता को, तो वो उसके पहले उसकी क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, क्या उसका परिणाम हो सकता है, इससे संबंधित जो भी वो प्राकल्पना करता है, पूर्व में कल्पना कर लेता है, इमेजिन कर लेता है कि इसका ये संभावित परिणाम हो सकता है, वही प्राकल्पना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, शोध प्राकल्पना। ठीक है, शब्दों में थोड़ा हेरफेर हो सकता है, लेकिन इसका जो आशय है वो यही है कि कोई समस्या है, उसका अध्ययन करने के लिए शोध करता जाता है, तो उस शोधकर्ता के मस्तिष्क में या उसने एक किसी सिद्धांत के आधार पे एक कोई मन में इमेजिन बना लेता है, चित्र बना लेता है कि इस समस्या के पीछे ये कारण होगी और इसका ये परिणाम संभावित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, शोध प्राकल्पना से तात्पर्य वैसी प्राकल्पना से है जो किसी घटना, तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, जो किसी घटनाओं, कई घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं जैसे पूर्व में, तो उन घटनाओं के आधार पर ये देखा जाता है कि वो घटनाएं किस आधार पर घटित हुई थी, उनके पीछे क्या कारण थे और उनका क्या परिणाम रहा है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखकर, ठीक है, जब क्या किया जाता है, विशिष्ट सिद्धांत से निकाले गए अनुमिति, डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शंस का मतलब क्या होता है, एक कोई विशेष ऐसा सामान्यीकरण मतलब जो सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू होता हो, ऐसा कोई परिणाम या सिद्धांत निकाला गया होता है, तो उस पर ये आधारित होता है। जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, ये जो है किसी घटना या तथ्य के लिए जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं पूर्व में, और वो सिद्धांत कैसे बनाए गए होंगे, वो घटनाएं बार बार घटित हुई होंगी, उन पर रिसर्च हुआ होगा और ये देखा गया होगा कौन से कारण थे, क्या परिणाम रहा, तो उनके आधार पर जो डिडक्शंस बनाए जाते हैं, जो अनुमिति बताई जाती है, ये उसी पर आधारित होता है हमारा शोध प्राकल्पना। ठीक है, तो शोधकर्ता इसे किसी सिद्धांत, पूर्व प्रेक्षण या किसी तार्किक आधार पर तैयार करता है। ठीक है, जो हमने आपको बताया कि ये किस पर आधारित होता है, सिद्धांत पर, यानी कि पूर्व के सिद्धांतों का उसने अध्ययन किया होता है पहले, वो समस्या के समाधान के पूर्व, जो उससे जुड़े हुए या उसी के समान जो भी समस्याएं हैं, तो उससे जुड़े हुए जो भी सिद्धांत पूर्व में दिए गए हैं उनका अध्ययन करता है। पूर्व प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, जो उसने पूर्व में देखा हुआ है, इसको कहते हैं प्री ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जो चीज़ें उसके दैनिक जीवन में या आसपास जो घटित हुई हैं उनका प्रेक्षण उसने किया होता है, वहाँ से उसको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, और किसी तार्किक आधार, अपने तर्क के आधार पर, रीजनिंग पावर के आधार पे वो ये तय करता है कि ये कैसे प्राकल्पना का निर्माण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि प्राकल्पना के निर्माण में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है जो पूर्व में दिए गए हैं, पूर्व प्रेक्षण महत्वपूर्ण है, और तार्किक आधार। इन तीनों को बेस करके जब कोई शोधकर्ता कोई परिकल्पना तैयार करता है अपने रिसर्च से संबंधित, तो वो कहलाता है हमारा शोध प्राकल्पना। ठीक है, आइए देख लेते हैं नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं या निराकरणीय प्राकल्पना किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं निराकरणीय प्राकल्पना क्या है। तो निराकरणीय प्राकल्पना में क्या होता है, शोध प्राकल्पना के विपरीत होती है। ये क्या होती है, शोध परिकल्पना के विपरीत होती है। तो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में से कि निराकरणीय प्राकल्पना शोध परिकल्पना से कैसे मतलब कि डिफर है, अलग है। तो ये क्या होती है, उसकी विपरीत होती है। ठीक है, कैसे विपरीत होती है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, चरों के मध्य अंतर नहीं होने का उल्लेख करते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा आप लोग।
कि जो नल हाइपोथेसिस होती है ये रिसर्च हाइपोथेसिस के अपोजिट होती है और इसके द्वारा हम चरों के मध्य अंतर ना होने का उल्लेख करते हैं। हमने आपको बताया चर 3 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र होता है चर, आश्रित चर होता है और बहिरंग चर होता है, ठीक है। और इन तीनों ही चरों की शोध में अलग अलग भूमिका है और इन भूमिका के आधार पर ही रिसर्च का जो परिणाम होता है वो प्रभावित होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हम नल हाइपोथेसिस तैयार करते हैं तो ये हमारी जो पूर्व की परिकल्पना जिसको हम कहते हैं रिसर्च परिकल्पना या रिसर्च प्राकल्पना, ये उसके विपरीत होती है और इसमें हम चरों के मध्य अंतर नहीं होने का उल्लेख करते हैं। नल हाइपोथेसिस का काल्पनिक मॉडल माना जाता है। नल हाइपोथेसिस को क्या माना जाता है? काल्पनिक मॉडल माना जाता है। ये मतलब कल्पना पर आधारित होती है। कैसे आधारित होती है? इसकी अभिव्यक्ति दो तरह से की जाती है, ठीक है। जो जो नल हाइपोथेसिस है ये कल्पना पर हमारे आधारित होती है। किसके कल्पना पर? जो रिसर्च कर रहा है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी जो रिसर्च का कार्य कर रहा है वो रिसर्चर के कल्पना पर आधारित होता है इसका मॉडल। मतलब उसने अपने मस्तिष्क में एक कोई चित्र बना रखा होता है कि ये समस्या है, इसके ये कारण हो सकते हैं और वो कारण दो प्रकार से तैयार करता है। वो कौन कौन से दो कारण है? पहला है दिशात्मक जिसको हम वन टेल्ड कहते हैं और दूसरा है आदिशात्मक जिसको हम टू टेल्ड कहते हैं, ठीक है। वन टेल्ड और टू टेल्ड ये टेस्ट भी आपने पढ़े होंगे, वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। एक पार्श्व परीक्षण और द्विपार्श्व परीक्षण। सॉरी फ्रेंड्स, फ़ोन आ गया था, मैं भी आपसे बात करती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो हम कंप्लीट करा दें, 2 मिनट के लिए है। चलिए, अब दिशात्मक क्या है और आदिशात्मक क्या है, वन टेल्ड क्या है और टू टेल्ड क्या है, ये जानते हैं हम आगे वीडियो में। तो वन टेल्ड में क्या है? जब शोधकर्ता समूह के मध्य अंतर होने का उल्लेख करता है, जब शोधकर्ता समूह के मध्य अंतर होने का उल्लेख करता है जिसकी दिशा भी ज्ञात होती है तो इसे एक पार्श्व परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। जैसे शोधकर्ता ने 2 ग्रुप लिए हैं, ए ग्रुप लिया है और एक बी ग्रुप लिया है, ठीक है। तो जब शोधकर्ता यह कहता है कि जो ग्रुप ए है वो ग्रुप बी से अधिक ज्ञानवान है, या ग्रुप ए ग्रुप बी की अपेक्षा अधिक आयु में बड़ा है, या ग्रुप ए का ग्रुप बी से लिंग में अंतर है, तो ये क्या कह रहा है? एक दिशा की ओर बात कर रहा है, यानी कि पहले से ही डिसाइड कर दे रहा है कि ग्रुप ए ग्रुप बी से भिन्न है, ठीक है, अलग है। तो ये कहलाता है हमारा एक पार्श्व परीक्षण। इसकी दिशा निश्चित हो चुकी है कि ए ग्रुप जो है वो बी ग्रुप से अलग है, क्योंकि इसका लिंग अलग है, ये ज्ञान में भी बुद्धि में भी उससे अलग है, तो इसलिए इसकी दिशा निश्चित हो गई है, इसे एक पार्श्व परीक्षण कहा जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा द्विपार्श्व परीक्षण, ये क्या है? तो द्विपार्श्व परीक्षण में जब शोधकर्ता समूह के मध्य कोई अंतर न होने का उल्लेख करता है, जब शोधकर्ता क्या करता है? समूह के मध्य कोई अंतर न होने का उल्लेख करता है तो इसे द्विपार्श्व परीक्षण कहा जाता है। जैसे कि ग्रुप ए लिया गया और ग्रुप बी लिया गया, ठीक है, और दोनों में ही समान जो रिसर्च की जो भी हमने विधियां ली हैं, जो भी हमने शिक्षण विधियां ली हैं, दोनों को समान रूप से अप्लाई किया है और दोनों कक्षा 6 के ही छात्र हैं। किसी भी कक्षा के, मतलब एक ही कक्षा के दोनों छात्र हैं, उसके एक ही कक्षा के 2 ग्रुप बना दिए हमने। कक्षा 6 के ही दोनों छात्रों को लिया या 2 ग्रुप बना दिए, लड़कियों का ग्रुप और लड़कों का ग्रुप। वो पहले वाले में हमने क्या किया कि जो वन टेल्ड वाले में से हमने लड़कियों का ग्रुप अलग बनाया था, लड़कों का ग्रुप अलग बनाया था, ठीक है, क्योंकि लिंग अलग अलग हमको करना था। यहाँ पे हमने क्या किया है, उनको हमने ऐसे बांट दिया है कि दोनों ग्रुप बराबर, लड़के लड़कियाँ दोनों में समान हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों में लड़के लड़के हैं या दोनों में लड़कियाँ लड़कियाँ हैं, लेकिन है एक ही कक्षा के, ठीक है। जब इनके मध्य अंतर ना होने का उल्लेख होता है तो ये टू टेल्ड होता है, क्योंकि यहाँ दोनों ग्रुप में समान जो हमारे कह सकते हैं कि जो जीव संख्या है, ये आदर्श हैं, दोनों एक समान लिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसको टू टेल्ड परीक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे हम आपको रिसर्च से संबंधित टॉपिक भी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। चलिए।